यह कहानी एक सार्जेंट की है जो मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहता है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है और जल्द ही वह इसमें कामयाब हो जाता है। वह एक ऐसा मॉन्स्टर बनाता है जिस पर न गोली का असर होता है न ही किसी प्रहार का। सर्जन को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। साल 1857 रॉयल डेनिश नेवी का जहाज जो कि आर्कटिक की बर्फ में फंस चुका है। जहाज का कप्तान अपने लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द जहाज को बर्फ से निकालना होगा। हमें नॉर्थ पोल तक पहुंचना है। उसके सभी लोग बर्फ से जहाज को निकालने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन वे जहाज को हिला भी नहीं पाते। देखते ही देखते रात हो जाती है और तभी इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। कप्तान अपने लोगों के साथ उस जगह पर जाता है जहां धमाका हुआ था। वहां पर एक डॉग स्लेड होती है, साथ ही कुछ कुत्ते भी जो पूरी तरह से सही सलामत हैं। कप्तान देखता है कि बर्फ पर खून के धब्बे हैं। कुछ ही दूरी पर एक आदमी होता है जो कि जख्मी है। कप्तान अपने लोगों के साथ उसके पास जाता है। वह आदमी अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है, पर इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, सामने से एक बहुत ही खतरनाक इंसान जैसा दिखने वाला क्रीचर आता है। वह विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को मारना चाहता है, पर कप्तान अपने लोगों के साथ उसे अपने जहाज पर ले जाता है। वो इंसान जैसा दिखने वाला क्रीचर बहुत ही गुस्से में होता है। वो कप्तान से कहता है कि मुझे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को सौंप दो, पर कप्तान उसकी बात नहीं मानता। इसलिए वह कप्तान के कुछ लोगों को मार देता है और जहाज पर हमला भी करता है। कप्तान के लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और फिर वह जहाज से नीचे गिर जाता है। कप्तान और उसके साथी सीढ़ी को ऊपर खींच लेते हैं। यह देखकर क्रीचर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वह जहाज को पलटने की कोशिश करता है। यह इतना ताकतवर होता है कि अकेले ही इतने बड़े जहाज को आराम से हिला रहा होता है, जिस वजह से आसपास की बर्फ टूटने लगती है। कप्तान ऊपर से उस पर गोलियां चलाता है, जिस वजह से उसके आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो क्रीचर पानी के अंदर गिर जाता है। उसके बाद कप्तान विक्टर के पास जाता है जिसका एक पैर नकली है। विक्टर पूछता है कि उस क्रीचर ने कितने लोगों को मारा। कप्तान बताता है कि 6 लोगों को। विक्टर कहता है कि वह दोबारा हमला जरूर करेगा और तब तक हमला करता रहेगा जब तक वह मुझे मार नहीं देता। यह सुनकर कप्तान हैरान हो जाता है और विक्टर से पूछता है कि तुम्हारा उस क्रीचर से क्या रिश्ता है, वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है। विक्टर इसके बाद कप्तान को अपनी कहानी सुनाता है और पूरी की पूरी कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर विक्टर के पिता को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े सर्जन हैं। उन्होंने एक बहुत ही अमीर लड़की से शादी की, जिसके बाद विक्टर पैदा हुआ। विक्टर के पिता बहुत गुस्सैल थे, इसलिए विक्टर और उसकी माँ हमेशा उनसे डरते थे। विक्टर के पिता अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे और हमेशा वह यही चाहते थे कि विक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बने, इसलिए वे विक्टर को एनाटॉमी सिखाते हैं। विक्टर उनसे बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए जो भी उसके पिता कहते हैं विक्टर उनकी बात मानता है और जब भी वह कोई गलती करता है उसके पिता सजा के तौर पर उसके चेहरे पर मारते थे। वे उसके हाथ पर कभी नहीं मारते थे क्योंकि वे सर्जरी में काम आएंगे। विक्टर की माँ एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वह अपने दूसरे बेटे को जन्म देती है उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और अब विक्टर के पिता अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करते हैं, जबकि वे विक्टर के साथ हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। विक्टर एक दिन अपने पिता से पूछता है, आप माँ का इलाज कर रहे थे, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो गई? उसके पिता कहते हैं कि मौत पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जब जिसकी मौत होनी होती है हो जाती है। यह सुनकर विक्टर कहता है कि अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बनूंगा और मौत को भी हरा दूंगा। इसके बाद वह मेहनत करना शुरू करता है। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है और वह है मरे हुए लोगों को जिंदा करना। धीरे धीरे वक्त बीतता है और विक्टर के परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस वजह से अब इनके पास इनके घर के अलावा और कुछ नहीं बचता। विक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। उसके पिता हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं, इसलिए अपने छोटे भाई को वह अपने रिश्तेदारों के घर भेज देता है और अपनी पढ़ाई करने के लिए वह रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग चला जाता है, जहाँ पर एक सेमिनार के दौरान वह अपने सभी प्रोफेसर्स को और सीनियर्स को दिखाता है कि कैसे उसने एक मरे हुए इंसान की बॉडी पर एक दूसरे मरे हुए इंसान का हाथ लगाया था जो पूरी तरह से ठीक था। और अब जब वो उस हाथ पर, उस बॉडी पर एक खास मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट देता है तो वह हाथ मूव होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वह बॉल भी कैच कर सकता है और विक्टर के कहने पर वह बॉल छोड़ भी देता है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। विक्टर सबको बताता है कि जन्म हम भगवान की मर्जी से लेते हैं, पर मौत पर हम विजय पा सकते हैं। इंसान को हम अमर बना सकते हैं। विक्टर के इस एक्सपेरिमेंट से उसके प्रोफेसर्स बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ है, इसलिए विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। विक्टर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी खोज को किसी ने सराहा नहीं। अब उसके पास एक आदमी आता है जो विक्टर को बताता है कि मैं एलिजाबेथ का अंकल हूँ। एलिजाबेथ की शादी जल्द तुम्हारे छोटे भाई से होने वाली है। 3 दिनों के बाद उनकी एंगेजमेंट है। इसके बाद विक्टर उसके घर जाता है।
जहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल उसे बताते हैं कि पहले मैं खुद भी आर्मी में एक सर्जन था, पर अब मैं हथियारों का एक बहुत बड़ा डीलर हूँ। मैंने कॉलेज में तुम्हारे प्रोफेसर्स के साथ तुम्हारा डेमो देखा था। मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज पर है। तुम कुछ ही देर के लिए किसी भी इंसान के पार्ट को जिंदा कर सकते हो। तुम्हें अपने काम पर और भी रिसर्च करने की जरूरत है। मैं तुम्हारे काम को फंडिंग करने के लिए तैयार हूँ। इससे विक्टर को बहुत खुशी होती है। यहाँ पर वह एलिजाबेथ से भी मिलता है, जिसे इंसेक्ट्स में बहुत रुचि होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। विक्टर उससे मिलकर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है वह एलिजाबेथ से बातें करता है। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वह उसका पीछा भी करता है, पर एलिजाबेथ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि विक्टर एक अहंकारी इंसान है। एलिजाबेथ के अंकल भी ये समझ जाते हैं कि विक्टर एलिजाबेथ को लाइक करता है, इसलिए वे विक्टर पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे पास अब 7 दिन हैं। 7 दिन में अगर तुमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो हम इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और अब विक्टर एक बार फिर से अपने काम में लग जाता है। उससे एलिजाबेथ मिलने भी आती है। हालांकि वह उसे बहुत पसंद नहीं करती, पर उसे पता है कि विक्टर बहुत इंटेलिजेंट है। साथ ही उसे उसके प्रोजेक्ट में रुचि भी होती है। वो उसे एक तितली देती है और उसे यह भी बताती है कि नेचर में जो कुछ होता है वह सिमेट्रिकल तरीके से होता है। विक्टर अब बाथ टब में बैठकर सोच रहा होता है कि वो मरे हुए इंसान की बॉडी में किस तरह से पिंस लगाए कि उसमें करंट बहना शुरू हो जाए। तभी उसे एलिजाबेथ की बात याद आती है कि नेचर में जो कुछ होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और जब वो उसी तरह से पिंस लगाता है तो उसे कुछ हद तक कामयाबी मिल जाती है। साथ ही एलिजाबेथ के अंकल ने उसके लिए बहुत सारी डेड बॉडीज का इंतजाम किया था। वो हर बॉडी के एक अच्छे पार्ट को लेकर एक पूरी नई बॉडी बनाता है जिसे वह जिंदा करना चाहता है, पर इसके लिए उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है। वह बॉडी के अंदर सिल्वर कंडक्टर्स फिट कर देता है। यहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल भी आ जाते हैं। आसमान में बिजली चमक रही है और इसी बिजली से वो अपने सब्जेक्ट को जिंदा करना चाहता है, यानी कि सिल्वर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करके वह बॉडी के अंदर डालना चाहता है, जिससे बॉडी के हार्ट एंड ब्रेन को करंट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और बॉडी जिंदा हो जाएगी। यहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल कहते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, जल्द मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी के अंदर तुम मेरा ब्रेन डाल दो। बाहर बिजली चमक रही है। एलिजाबेथ के अंकल को पता है कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है, पर विक्टर उनकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वे सिल्वर कंडक्टर को अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि यह मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरा ब्रेन बॉडी के अंदर डालोगे। साथ ही वे विक्टर से यह भी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद मैं एलिजाबेथ से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, पर विक्टर को पता है कि यह पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह उनकी बात नहीं मानता और उनसे सिल्वर कंडक्टर छीनने की कोशिश करता है। और इसी छीना झपटी में वे ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके साथ साथ एक सिल्वर कंडक्टर थोड़ा बेंड भी हो जाता है, पर अब विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं है। जल्दी से वह सिल्वर कंडक्टर को फिट करता है और बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पर विक्टर का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। बॉडी दोबारा जिंदा नहीं होती। इससे विक्टर बहुत निराश होता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रात को जब वह सो रहा होता है उसे कुछ आहट सुनाई देती है और तभी वही बॉडी जिसके अंदर उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी वह जिंदा हो चुकी है और उसके सामने खड़ी है। ये देखकर विक्टर बहुत खुश होता है। ये बॉडी इस वक्त बहुत कमजोर होती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। साथ ही यह बॉडी सिर्फ एक ही शब्द बोलती है और वह है विक्टर। कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे इस बॉडी के अंदर ताकत बढ़ रही होती है। इसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं और अब भी इसका दिमाग बच्चे की तरह होता है। हर एक चीज इसके लिए नई है, हर चीज को एक्सप्लोर कर रहा होता है। विक्टर इससे परेशान हो चुका है क्योंकि अब भी यह विक्टर के अलावा कुछ नहीं बोलता। विक्टर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, साथ ही वह बहुत गुस्सैल भी है, इसलिए वह इस क्रीचर को मारता भी है। हमेशा वह उसे बेसमेंट के अंदर ही बंद रखता है। अब एक दिन एलिजाबेथ और विक्टर का भाई विलियम विक्टर से मिलने के लिए आते हैं। विक्टर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वह अपने भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के पेपर्स दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और तभी एलिजाबेथ को नीचे बेसमेंट से विक्टर विक्टर की आवाज आती है और जब वो नीचे बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर वही क्रीचर होता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो क्रीचर भी एलिजाबेथ को देखकर बहुत खुश होता है। एलिजाबेथ देखती है कि उस क्रीचर की बॉडी में घाव के निशान हैं। वह समझ जाती है कि विक्टर उसे मारता भी है। वो विक्टर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। विक्टर कहता है कि वह कोई असली इंसान नहीं है, बस मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। उसका दिमाग बच्चों की तरह है। ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो मेरी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा है। पर एलिजाबेथ उसकी बात नहीं मानती। वो रात को एक बार फिर से बेसमेंट में जाकर क्रीचर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है। क्रीचर
से बहुत अच्छे से बात करती है और अब वो विक्टर के अलावा एलिजाबेथ भी बोलता है। और जब विक्टर को पता चलता है कि एलिजाबेथ उसकी परमिशन के बिना क्रीचर के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, तो वह एलिजाबेथ से कहता है कि आज के बाद उसके पास मत जाना, और खुद वो उसी क्रीचर के पास जाता है जिसे वो लोहे की रॉड से मारना शुरू करता है। पर आज पहली बार वो उससे रॉड छीन लेता है और चंद पलों में मोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी एहसास है, उसे भी दर्द होता है। इसके बाद विक्टर अपने भाई विलियम के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से एलिजाबेथ के अंकल ऊपर से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगर ये बात उसे पता चल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। विलियम अपने भाई विक्टर की बात मान जाता है और एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। विक्टर अब एक बार फिर से बेसमेंट में जाता है और क्रीचर से कहता है कि तुम्हें मेरे नाम के अलावा कुछ और भी बोलना पड़ेगा, पर वह सिर्फ एक ही और शब्द बोलता है जो कि एलिजाबेथ होता है। इससे विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वह पूरे टावर में आग लगा देता है और खुद बाहर आ जाता है, पर जल्द उसे एहसास होता है कि उसे क्रीचर को बचा लेना चाहिए। वहीं एलिजाबेथ को भी एहसास होता है कि विक्टर क्रीचर के साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वह अपनी घोड़ा गाड़ी को घुमा लेती है। वहीं विक्टर को दिखाया जाता है जो टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे उसका एक पैर पूरी तरह से टूट जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कप्तान विक्टर के सामने है, जिसे विक्टर पूरी कहानी सुना रहा है। और तभी कैबिन के बाहर कुछ आवाज आती है। कप्तान जब कैबिन को खोलता है, वहाँ पर वही क्रीचर होता है जो अब भी जिंदा है, जिसे विक्टर ने बनाया था, जो बर्फ के अंदर गिर गया था। दरअसल कप्तान के सभी लोगों को वह हराकर यहाँ तक पहुँच चुका है और अब वह कप्तान के ऊपर भी हमला कर देता है। कप्तान क्रीचर से कहता है कि विक्टर ने मुझे बताया था कि तुम मंदबुद्धि और एक शैतान हो, जो कि सच था। तुम सच में वैसे ही हो। क्रीचर कहता है कि तुमने सिर्फ विक्टर की कहानी सुनी है और अब मेरी भी कहानी सुनो। और यहाँ से कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें उसी टावर को दिखाया जाता है जिस पर विक्टर ने आग लगा दी थी। क्रीचर नीचे बेसमेंट में जंजीर से बंधा हुआ है, उसके चारों तरफ आग है। वह अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत से अपनी जंजीर को तोड़कर पानी वाले रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। हालांकि वह पानी में डूब जाता है, पर पानी में डूबने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती। अगले दिन वह एक जंगल में जाता है जहाँ पर बहुत सारे कंकाल होते हैं। वहाँ पर उसे कुछ कपड़े मिलते हैं जिन कपड़ों को वह पहन लेता है। उसे भूख लगी होती है, इसलिए वह कुछ बेरीज खाता है। जंगल में उसे हिरन मिलता है जिसे वह बेरीज खिलाता है, पर तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आते हैं जो हिरन को गोली मार देते हैं और अब वो क्रीचर के ऊपर भी गोलियां चलाते हैं। इससे क्रीचर जख्मी हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है। पास ही उसे एक मिल गियर दिखता है जिसके अंदर वह छुप जाता है। अगली सुबह वह देखता है कि वही हंटर परिवार, वही शिकारी जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी, वो यहीं पर आ रहे हैं। दरअसल यह उन्हीं का घर होता है, पर अब क्रीचर यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए वो लोग उसे देख नहीं पाते। इस घर में और लोग भी होते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो देख नहीं सकता, वह एक छोटी बच्ची को अल्फाबेट सिखाता है। क्रीचर भी मिल गियर्स के अंदर से उस बूढ़े आदमी की सभी बातों को सुनता रहता है और वह भी अब सीखना शुरू कर देता है। साथ ही अब उसे यह परिवार अच्छा लगने लगता है। वह इस परिवार की मदद करना चाहता है, इसलिए रात होते ही वह इनके लिए लकड़ी काटकर बाहर रख देता है। साथ ही जो इनके मवेशी यानी कि भेड़ बकरियां होती हैं, उनके लिए बाड़ा भी बना देता है। इस परिवार को लगता है कि इनकी मदद स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट करता है, इसलिए हर रात को वे स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट के लिए कुछ कपड़े रख देते हैं जिन्हें वह क्रीचर पहन लेता है। और इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं। क्रीचर उसी मिल गियर्स में छुपा रहता है और अब एक दिन इनकी भेड़ बकरियों को खाने के लिए जंगल से कुछ भेड़िए आ जाते हैं, पर परिवार उनका सामना करता है, उन पर गोलियां चलाता है। क्रीचर को यह देखकर समझ में आ जाता है कि इस दुनिया का यही रूल है। हर एक ताकतवर इंसान अपनी जान बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए दूसरे को मारता है। और अब यह पूरा का पूरा परिवार पहाड़ों पर शिकार करने के लिए जाना चाहता है। जल्द सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए सर्दियों के लिए इन्हें अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए जाना है। इनके घर में जो ब्लाइंड मैन होता है, ये उसे अपने साथ पहाड़ों पर नहीं ले जा सकते, इसलिए उसे घर पर छोड़ देते हैं। और अब क्रीचर उसके सामने आता है, जिसके बाद जल्द इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बूढ़ा आदमी क्रीचर को पढ़ना लिखना हर एक चीज सिखाता है। साथ ही जब रात हो जाती है तो वह उसके सिर को सहलाता है, जिससे क्रीचर को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन बूढ़ा आदमी क्रीचर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? पर क्रीचर को अपने बारे में कुछ याद नहीं होता, सिर्फ उसे एक ही इंसान और उसका नाम याद है, और वह है विक्टर। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें अपने बारे में जानना चाहिए, जिसके बाद वह एक बार फिर से उसी जले हुए टावर पर जाता है, जहाँ पर उसे कुछ किताबें मिलती हैं, जो कि विक्टर के एक्सपेरिमेंट की किताबें हैं। जिन किताबों को पढ़कर क्रीचर को पता चल जाता है कि विक्टर ने उसे कई लोगों के बॉडी पार्ट्स से बनाया है।
वहीं एक लेटर में उसे विक्टर का पता भी मिल जाता है। इसके बाद वह वापस आता है। वह देखता है कि उस घर में जहाँ पर वह कई महीनों से रह रहा था, भेड़ियों ने हमला कर दिया है। वह भी भेड़ियों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। पर अब तक भेड़िए उस बूढ़े आदमी को मार चुके होते हैं। पर इससे पहले कि वह यहाँ से निकलता, यहाँ पर उस बूढ़े आदमी का परिवार आ जाता है। उन्हें लगता है कि इस क्रीचर ने ही बूढ़े आदमी को मारा है, इसलिए वे उस पर गोलियां चलाते हैं। क्रीचर को गुस्सा आ जाता है। वो उनमें से एक को मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अब लगातार उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिससे क्रीचर की मृत्यु हो जाती है। परिवार वहाँ से निकल जाता है, पर जल्द ही क्रीचर के घाव अपने आप ही भर जाते हैं। वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो विक्टर को ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर जाता है, जो असल में विक्टर का नहीं बल्कि विलियम का एड्रेस है। आज उसकी शादी होती है। यहाँ पर विक्टर भी होता है, जिसका एक पैर अब नकली है। पिछली बार जो टावर में धमाका हुआ था, उसमें उसका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया था। विक्टर इसके बाद एलिजाबेथ के पास जाता है, उसे कंग्रेचुलेट करना चाहता है, पर एलिजाबेथ उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि जो भी तुमने क्रीचर के साथ किया वह बहुत गलत था। विक्टर गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ पर क्रीचर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। विक्टर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। क्रीचर विक्टर से कहता है कि पहले हमारे बीच में जो कुछ हुआ, हमें उसे भूल जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जैसी एक लड़की बनाओ, जिसके साथ मैं हमेशा रह सकूं। पर विक्टर साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं दूसरा मॉन्स्टर नहीं बना सकता। तुम मेरा एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो। ये सुनकर क्रीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो विक्टर को मारना शुरू कर देता है। आवाजें सुनकर यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और जब वह क्रीचर को देखती है तो बहुत खुश होती है। ये देखकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वह क्रीचर के ऊपर गोली चला देता है। एलिजाबेथ क्रीचर को बचाना चाहती है, इसलिए वह उसके सामने आ जाती है। गोली एलिजाबेथ को लग जाती है, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर विलियम और सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। विलियम को लगता है कि क्रीचर ने ही एलिजाबेथ के ऊपर हमला किया है, इसलिए वह क्रीचर की तरफ बढ़ता है। क्रीचर भी उस पर हमला करता है, जिससे विलियम बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। विक्टर सबसे चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रहा होता है कि क्रीचर ने ही एलिजाबेथ को जख्मी किया है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वे क्रीचर का सामना करें, क्योंकि वह बहुत ताकतवर होता है। और अब वह एलिजाबेथ को उठाकर अपने साथ अपनी जगह पर ले जाता है। एलिजाबेथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, पर वह खुश है कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में क्रीचर के साथ है। दरअसल वह क्रीचर को हमेशा से पसंद करती थी। क्रीचर भी उसे पसंद करता था, पर अब एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। वहीं विलियम को दिखाया जाता है, जो विक्टर के सामने है। वह भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वह अपने भाई विक्टर से कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। बचपन से मैं तुमसे डरता था, इसलिए मैं तुम्हें मॉन्स्टर कहता था। उसके बाद विलियम की मृत्यु हो जाती है। अपने भाई की मृत्यु से विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और अब वह गन लेकर उस क्रीचर को मारने के लिए जाता है, पर जल्द ही क्रीचर विक्टर को ओवरपावर कर लेता है और वह विक्टर को नहीं मारता, बल्कि उसे दर्द देता है, ताकि विक्टर को पता चल सके कि दर्द क्या होता है, तड़पना क्या होता है, और इसी तरह से वह हमेशा उसे तड़पते हुए देखना चाहता है। विक्टर की जिंदगी का अब एक ही मकसद है, वो क्रीचर को मारना चाहता है। और इसी तरह से अब ये दोनों एक दूसरे का बार बार सामना करते हैं। आखिरी बार जब इन दोनों का सामना हुआ था, तो विक्टर क्रीचर को डायनामाइट से उड़ाना चाहता था। यह आर्कटिक के जमे हुए समुद्र में होते हैं, जहाँ पर क्रीचर विक्टर को पकड़ लेता है, उसे बुरी तरह से मारता है, उसके टेंट में आग लगा देता है। हालांकि क्रीचर के हाथ में वो डायनामाइट फट जाता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। उसे मारना इतना आसान नहीं है। और इसी ब्लास्ट की आवाज से कप्तान और उसके लोग विक्टर तक पहुँचे थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कप्तान के सामने वो क्रीचर और विक्टर हैं। दोनों की कहानियां सुनकर कप्तान हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि गलती किसकी है, पर अब यहाँ पर विक्टर को एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ क्रीचर के साथ किया वह गलत था, इसलिए वह क्रीचर से माफी मांगता है। क्रीचर भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद क्रीचर विक्टर के पास जाता है। विक्टर उसके सिर पर उसी तरह से हाथ रखता है जिस तरह से वह ब्लाइंड मैन रखा करता था, जिससे क्रीचर को बहुत अच्छा लगता है। और विक्टर अब उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें बनाया है। क्रीचर भी उसे फादर कहकर बुलाता है। इसके बाद विक्टर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जख्मी था। क्रीचर अब यहाँ से जाना चाहता है। कप्तान अपने लोगों को आदेश देता है कि कोई भी क्रीचर के ऊपर हमला नहीं करेगा। वो शिप से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद उस शिप को धकेलकर यहाँ से पानी की तरफ भेज देता है। इससे पता चलता है कि वह कितना ताकतवर है। कप्तान भी तय करता है कि अब सब के सब अपने घर वापस चले जाएंगे। दरअसल वह अपनी जिद के चलते नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था। उसे एहसास होता है कि वह भी वही कर रहा था जो कि विक्टर ने किया था। जिद कभी भी इंसान की अच्छी नहीं होती, और अब ये अपना शिप लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। क्रीचर दूर से इन्हें देखता रहता है, और अब जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी आखिरी रोशनी उसके ऊपर होती है, और वो उस रोशनी को उसी तरह से एम्ब्रेस करता है जैसा कि उसे विक्टर ने पहली बार करवाया था।